अमेरिकी डॉलर में नरमी की वजह से कमोडिटी बाजार में खलबली मच गई। विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव फिर से $2400 के करीब पहुंच गया। चांदी का भाव $30 के ऊपर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड $79 के करीब आ गया। अमेरिकी डॉलर की बात करें तो डॉलर इंडेक्स घटकर 104 तक आ गया। सर, क्या असर होगा इसका आगे? कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी तेजी दिखाई दी, हालांकि अभी गिरावट बनी हुई थी लगातार, और ये इस बढ़ोतरी का असर हमें कमोडिटी की महंगाई के तौर पर दिखेगा। कॉपर की कीमतें लगातार तेज बनी हुई हैं, और अब करेंसी में जिस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं उसका असर हमें कमोडिटी इन्फ्लेशन के तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था से आने वाले समय में अनुमान थोड़े और बेहतर हुए तो फिर हम इन कमोडिटीज़ की कीमतों में तेजी का एक दौर और बनता देखेंगे, क्योंकि कमोडिटी प्रोड्यूसर्स पूरी दुनिया में अब बदलते साइकिल के साथ खुद को एडजस्ट कर चुके हैं और उन्होंने अपने उत्पादन पर को ठीक ढंग से नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए बाजार में कमोडिटी का जो साइकिल है, जो तेजी का साइकिल है, वो जल्दी टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। चीन की सरकार अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के लिए खुद का कार्बन फुटप्रिंट मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आ रही है, जिसके जरिए ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट को तैयार करने में कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ है। वैश्विक स्तर पर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बढ़ती मांग को देखते हुए चीन ये कदम उठा रहा है, और इस नई व्यवस्था को चीन अपने यहाँ 2027 में लागू कर देगा। शुरुआत में चीन अपने 100 मुख्य प्रोडक्ट को इस व्यवस्था के दायरे में लाएगा। भारतीय उपभोक्ताओं की ओर से मांग को देखते हुए रेमंड ने अपने रिटेल स्टोर की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। रेमंड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया ने कहा है कि अगले 12 महीने के दौरान 300 नए रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। सिंघानिया ने कहा है कि अच्छे मानसून की वजह से शहरी और ग्रामीण दोनों बाजार में डिमांड बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वाईजूस को कर्ज देने वाली कुछ अमेरिकी कंपनियों ने कर्ज न चुकाने पर वाईजूस की अमेरिकी संपत्तियों के खिलाफ बैंकरप्सी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वाईजूस के ऊपर $1.4 अरब का टर्म लोन बकाया है। अमेरिकी कर्जदाताओं का कहना है कि उन्होंने वाईजूस का बकाया चुकाने के लिए बहुत समय दिया, अब मामले को निपटाने के लिए हर संभव प्रयास भी किए, लेकिन अब मामले को निपटाने के लिए यही अंतिम रास्ता था जिसको उन्हें चुनना पड़ा। सर, कोई टिप्पणी आपकी? चीन की इस पहल को करीब से देखा जाना चाहिए। चीन को ये पता है कि पूरी दुनिया अब उसके खिलाफ आक्रामक हो रही है। अमेरिका ने अपने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, यूरोप के देश भी सख्ती कर रहे हैं। तो चीन के निर्यात पर आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा उसका हाई कार्बन डेंसिटी है, यानी वहाँ इन उत्पादों को बनाने के लिए जो कोयले का और नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण उनका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है, उनको बनाने में कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होता है। इसे देखते हुए यूरोप के बाज़ार में इस पर सख्ती की जा सकती है। 2025 से जो नया कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म लागू हो रहा है यूरोपीय बाज़ार में, उसका सीधा असर चीन पर पड़ेगा, क्योंकि चीन इन बाज़ारों का सबसे बड़ा निर्यातक है। और इसलिए चीन ने अभी 100 से 200 प्रोडक्ट्स की ऐसी सूची बनाई है जिन पर प्रॉपर कार्बन मैपिंग की जाएगी। हम आपको बताते रहे हैं कि यूरोप में अब निर्यात करने के लिए कंपनियों को अपने कार्बन रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे कि उनके उस उत्पाद से कितना कार्बन निकलता है। इन शुरुआती तौर पर स्टील, एल्युमिनियम, लिथियम बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनमें कार्बन फुटप्रिंट कम करने की कोशिश की जाएगी। ध्यान दीजिए, ये वही उत्पाद हैं जिनमें से कई उत्पादों पर अमेरिका ने हाल में चीन से आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, और यही चीन के बड़े निर्यात हैं। चीन किसी भी स्थिति में कार्बन के अधिक होने के कारण यूरोप का बाजार खोना नहीं चाहता, और इसके आधार पर दुनिया में पहली बार यह भी दिखाई देगा कि किसी बड़ी अर्थव्यवस्था ने अपने यहाँ अपने उत्पादों की कार्बन मैपिंग कैसे की है।